तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टीयर ऑफ सन नाम की इस मूवी के बारे में, जो कि 2003 के अंदर हमें देखने को मिली थी। तो इसी की पूरी जानकारी आपको बताएगी, इसके प्री प्रोडक्शन, रिलीजिंग, कास्टिंग, स्टोरी के बारे में स्टोरी एक्सप्लेनेशन हम करने वाले हैं। और ये एक मैं आपको बता दूं एक्शन वार मूवी है, तो आपको इस टाइप की मूवी पसंद है तो इसके बारे में आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। तो वीडियो को करते हैं स्टार्ट और इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ब्रूस विलिस, लेफ्टिनेंट एलेक केविन ए.के. वाटर्स, अमेरिकी नौसेना, टीम लीडर कमांडर। मोनिका बेलुची, डॉ. लीना फियोरे केंड्रिक्स, अंतर्राष्ट्रीय मानवीय सहायता में डॉक्टर। टॉम स्केरिट, कैप्टन बिल रोड्स, अमेरिकी नौसेना, कमांडिंग ऑफिसर। कोल हॉसर, जेम्स रेड एटकिंस, अमेरिकी नौसेना हैवी गनर और विस्फोटक विशेषज्ञ। पॉल फ्रांसिस, डैनी डॉक केली, अमेरिकी नौसेना कॉर्प्समैन। इमोन वॉकर, एलिस जी पेटीग्रू, अमेरिकी नौसेना, रेडियोमैन और ग्रेनेडियर। जॉनी मेसनर, जॉनी केली जेकेएल लेक, अमेरिकी नौसेना, रिकॉन और पॉइंटमैन। निक चिनलुंड, माइकल स्लोवेंस्की, अमेरिकी नौसेना, सॉगनर और टोही जीपीएस शत्रु तकनीक। चार्ल्स इनग्राम, डेमेट्रियस, सिल्क ओवेंस, अमेरिकी नौसेना स्नाइपर। चैड स्मिथ, जेसन फ्ली मैब्री, अमेरिकी नौसेना, मार्क्समैन। कॉर्नेलिया हेस ओहरलिही सिस्टर सियोभान ओकॉनर के रूप में। फियोनुला फ्लैगन, सिस्टर ग्रेस मैकेंटायर के रूप में। फादर जियोवन्नी फियानी के रूप में पेरिनो मैस्कारिनो। कमांडर सैमुअल टेरवासे के रूप में पीटर मेंसा। कर्नल इद्रीस सैडिक के रूप में मलिक बोवेंस। धैर्य ओजोक्वोर के रूप में अकोसुआ बुसिया। नाइजीरिया के राष्ट्रपति सैमुअल अजुका के बेटे आर्थर अजुका के रूप में सैमी रोटिबी। आर्थर अजुका के अंगरक्षक कर्नल इमानुएल ओकेजे के रूप में बेंजामिन ओचिएंग। कलाकारों में संयुक्त राज्य अमेरिका में रहने वाले अफ्रीकी शरणार्थी शामिल थे, जिनमें से कुछ सूडान के खोए हुए लड़के नामक समूह से थे। 6. उत्पादन। यूएस नेवी के पूर्व सील हैरी हम्फ्रीज इस फिल्म के तकनीकी सलाहकार थे, जिन्होंने पहले ब्लैक हॉक डाउन को सलाह दी थी। 7. ब्लूरे फैक्टोइड के अनुसार विमान वाहक दृश्यों को अटलांटिक महासागर में केप हैटेरस से 60 मील 97 किलोमीटर पूर्व में सक्रिय यूएसएस हैरी एस ट्रूमैन पर फिल्माया गया था। नौसेना ने बार बार वाहक को घुमाया ताकि निर्देशक फुकवा को लाभकारी प्रकाश की स्थिति मिल सके। 6. कहानी कनारा के संयुक्त कार्य बल 2 JTF 2 के एक मिशन पर आधारित है जो कोलंबिया में हुआ था। कमांडो के एक पूर्व सदस्य ने मूल कहानी लिखी और इसे सुझाया जब वह नेवादा में एक सेट पर एग्जीक्यूटिव डिसीजन 1996 की प्रोडक्शन टीम से मिले। एंटोनी फुकवा ने कहा है कि इस फिल्म के निर्माण के दौरान वह और ब्रूस विलिस एक दूसरे के साथ नहीं मिल पाए। 8, 9, 10 मुक्त करना। यह फिल्म 7 मार्च 2003 को अमेरिकी सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। 11, जिसका प्रीमियर 3 मार्च को पहले हुआ था। 12, 20 मिनट लंबा, डायरेक्टर्स एक्सटेंडेड कट 2005 में डीवीडी पर रिलीज किया गया था और इसकी शुरुआत नाइजीरियाई राष्ट्रपति की हत्या से होती है, जिसमें राजनीतिक संदर्भ जोड़ा गया है। 6. 13, ब्लू रे थिएट्रिकल कट सितंबर 2006 में रिलीज किया गया था। 14, जिसमें उस विस्तारित कट के बजाय कम परिभाषा वाले हटाए गए दृश्य शामिल थे। 15. स्वागत। आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर टीयर्स ऑफ द सन को 155 समीक्षाओं के आधार पर 34% की स्वीकृति रेटिंग और 4.93/10 की औसत रेटिंग मिली है। वेबसाइट की आलोचनात्मक सहमति बताती है कि फिल्म उच्च विचारों वाली होने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में यह सिर्फ एक स्टाइलिश एक्शन फिल्म है। 16 मेटाक्रिटिक पर 36 आलोचकों के आधार पर फिल्म का भारित औसत स्कोर 100 में से 48 है, जो मिश्रित या औसत समीक्षा दर्शाता है। 17
सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर का औसत ग्रेड दिया। 18 रोजर एबर्ट ने फिल्म को 4 में से 3 स्टार दिए और कहा, टीयर्स ऑफ द सन एक ऐसी फिल्म है जो बारिश, सिनेमेटोग्राफी और ब्रूस विलिस के चेहरे से बनी है। ये सामग्रियां एक ऐसी फिल्म बनाने के लिए पर्याप्त है जो लगभग उतनी ही अच्छी हो जितनी कि एक बेहतर पटकथा होती। 19 निदेशक की राय। पीछे मुड़कर देखे तो एंटोनी फुकुआ टीयर्स ऑफ द सन के निर्माण से अपनी निराशा साझा करते हैं। वह शुरू में युद्ध में मानवीय पीड़ा के बारे में एक कच्ची, यथार्थवादी कहानी बताना चाहते थे, विशेष रूप से अफ्रीकी संकट पर ध्यान केंद्रित करते हुए। हालांकि उन्हें फिल्म को अधिक व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए स्टूडियो से दबाव का सामना करना पड़ा। फुकुआ ने कहा, कुछ वास्तविक कहने का अवसर था, लेकिन जैसे जैसे निर्माण आगे बढ़ा, उन्हें लगा कि स्टूडियो ने गियर बदल दिए हैं। उन्होंने कहा, यह बहुत वास्तविक हो गया। और अचानक लोगों ने कहना शुरू कर दिया, वाह, हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इससे पैसा आए, हम इसका विपणन करना चाहते हैं, इसे अधिक एक्शन मूवी की आवश्यकता है। फुकुआ बताते हैं कि एक्शन पर ध्यान केंद्रित करने से फिल्म का मूल मानवीय संदेश कमजोर हो गया। यह मेरे लिए बहुत निराशाजनक हो गया क्योंकि मैंने पाया कि मैं अधिक एक्शन मूवी कर रहा हूं, जो मैं नहीं करना चाहता था। ब्रूस विलिस के साथ अपने सहयोग के बारे में फुकुआ ने स्वीकार किया कि उनके दृष्टिकोण आपस में टकराए, जिससे उनके कामकाजी संबंध मुश्किल हो गए। उन्होंने कहा, ब्रूस नाराज हो गए, मैं नाराज हो गया। हमने 2 अलग-अलग फिल्में देखीं। उन्होंने विलिस जैसे कद के स्टार के साथ काम करने की चुनौती को भी स्वीकार किया। वह बड़ा स्टार है, उससे लड़ना मुश्किल है, लोग उसे देखने के लिए पैसे देते हैं। फुकुआ ने महसूस किया कि यह गतिशीलता उनके अलग-अलग रचनात्मक दृष्टिकोणों के साथ मिलकर सेट पर तनाव पैदा करती है, जिससे अंततः उन्हें फिल्म के निर्देशन पर समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। 2018 की शुरुआत में फ्यूकुआ ने फॉक्स मेडिकल ड्रामा सीरीज द रेजिडेंट में कार्यकारी निर्माताओं में से एक के रूप में काम किया। 2018 की गर्मियों में उनकी थ्रिलर सीक्वल द इक्वलाइजर 2, 2018 रिलीज हुई, जिसमें डेनजल वाशिंगटन मुख्य भूमिका में लौटे। जून 2021 में फ्यूकुआ की साइंस फिक्शन फिल्म इन्फिनिटी रिलीज हुई, जिसमें मार्क वाहलबर्ग और चिवेटेल इजियोफोर ने अभिनय किया। 2021 में फुकुआ और अभिनेता विल स्मिथ ने घोषणा की कि उनकी आगामी फिल्म एमेंसिपेशन जॉर्जिया में हाल ही में पारित हुए नए मतदान कानून के कारण जॉर्जिया में फिल्माई नहीं जाएगी। स्मिथ और फुकुआ ने एक संयुक्त बयान जारी किया, हम अच्छे विवेक के साथ ऐसी सरकार को आर्थिक सहायता प्रदान नहीं कर सकते हैं जो प्रतिगामी मतदान कानून बनाती है, जो मतदाता पहुंच को प्रतिबंधित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। 3 दिसंबर 2021 को उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ एक फर्स्ट लुक डील साइन की और अपनी प्रोडक्शन कंपनी का नाम बदलकर फुकुआ फिल्म्स से हिल डिस्ट्रिक्ट मीडिया कर दिया। 17 बाद में उन्होंने पैरामाउंट टेलीविजन स्टूडियो और MTV एंटरटेनमेंट स्टूडियो के साथ एक समग्र टेलीविजन डील साइन की। 18 जनवरी 2023 में फुकुआ ने घोषणा की कि उनकी अगली फिल्म परियोजना माइकल होगी, जो माइकल जैक्सन के बारे में एक जीवनी फिल्म होगी, जिसमें जैक्सन के भतीजे जाफर जैक्सन मुख्य भूमिका में होंगे और ग्राहम किंग द्वारा निर्मित होगी। 19-20 व्यक्तिगत जीवन। 2007 में फुकुआ अपनी पत्नी लेला रोचॉन के साथ। फुकुआ और अभिनेत्री लेला रोचॉन की सगाई 1998 में हुई और 9 अप्रैल 1999 को उनकी शादी हुई। बेटी एशिया रोचॉन फुकुआ का जन्म 28 जुलाई 2002 को हुआ और बेटा ब्रैंडो मई 2004 में। फुकुआ का एक बेटा है, जैचरी, जो पिछले रिश्ते से है। उनकी 2 पोतियां भी है। 21 सितंबर 2014 में जब BBC ने उनसे पूछा कि क्या वह ईश्वर में विश्वास करते हैं, तो फुकुआ ने कहा, बिल्कुल। 22 फिल्मोग्राफी।
टीयर्स ऑफ द सन 2003 की एक अमेरिकी एक्शन थ्रिलर फिल्म है। 4. जिसे एंटोनी फुक्वा ने निर्देशित किया है। यह नाइजीरिया में गृहयुद्ध के 21वीं सदी के संस्करण के बीच एक काल्पनिक अमेरिकी नौसेना सील टीम बचाव मिशन को दर्शाती है। 5. 6. लेफ्टिनेंट ए के वाटर्स, ब्रूस विलिस, अमेरिकी नागरिक डॉ. लीना फियोर केंड्रिक्स, मोनिका बेलुची को बचाने के लिए भेजी गई टीम की कमान संभालते हैं, इससे पहले कि विद्रोही उनके जंगल अस्पताल तक पहुंचे। विलिस ने अपनी प्रोडक्शन कंपनी चेन एंटरप्राइजेज के माध्यम से टीयर्स ऑफ द सन का निर्माण किया। कथानक: निर्वासित जनरल मुस्तफा याकूब के नेतृत्व में एक तख्तापलट ने नाइजीरिया के राष्ट्रपति सैमुअल अजुका को उखाड़ फेंका, जिससे नाइजीरिया अराजकता में चला गया और फुलानी मुसलमानों और ईसाई इग्बो के बीच एक जातीय संघर्ष हुआ। सैमुअल और उनके परिवार की हत्या कर दी गई और विदेशियों को देश से निकाल दिया गया। हैरी एस. ट्रूमैन पर सवार ए.के. वाटर्स के नेतृत्व में नौसेना सील टीम को कैप्टन बिल रोड्स द्वारा डॉ. लीना फियोरे केंड्रिक्स को निकालने का काम सौंपा गया है। वह दिवंगत डॉ. जॉन केंड्रिक्स की पत्नी होने के कारण अमेरिकी नागरिक है, जिन्हें सिएरा लियोन में विद्रोहियों ने मार डाला था। साथ ही मिशन के पुजारी और 2 नन को भी आने की अनुमति है, अगर वे ऐसा करना चाहें। टीम केंड्रिक्स के पास पहुंचती है, जो अपने मरीजों के बिना जाने से इनकार करती है। वाटर्स रोड्स को विकल्प के लिए बुलाता है। बातचीत के बाद वह केंड्रिक्स की इच्छा को स्वीकार करता है और उन शरणार्थियों को लेने के लिए सहमत होता है जो चल सकते हैं। केंड्रिक्स सक्षम लोगों को इकट्ठा करना शुरू करता है। पुजारी और नन घायलों की देखभाल के लिए पीछे रह जाते हैं। चिरकर और समय से पीछे टीम और शरणार्थी भोर में अस्पताल मिशन छोड़ देते हैं। रात होने पर जब विद्रोही उनके स्थान पर पहुंचते हैं, तो वे आराम करते हैं और वाटर्स चुपके से उनमें से एक को मार देता है ताकि उन्हें खोजा न जा सके। केंड्रिक्स वाटर्स को चेतावनी देता है कि विद्रोही मिशन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन वह अपने आदेशों का पालन करने के लिए दृढ़ है, इसलिए वे निकासी बिंदु तक जारी रखते हैं। मिशन में कर्मचारियों और शरणार्थियों को विद्रोहियों द्वारा हिरासत में लिया जाता है। पुजारी की दया की याचना के बावजूद वे उसे और शेष रहने वालों को मार देते हैं। जब टीम निकासी बिंदु पर पहुंचती है, तो वाटर्स की प्रारंभिक योजना स्पष्ट हो जाती है। सील्स शरणार्थियों को प्रतीक्षारत हेलीकॉप्टर से वापस भेज देते हैं। वाटर्स केंड्रिक्स को उसकी इच्छा के विरुद्ध हेलीकॉप्टर में जबरन चढ़ा देता है, जिससे शरणार्थी जंगल में फंस जाते हैं, विद्रोहियों के खिलाफ असहाय। हैरी ट्रूमैन वापस जाते समय वे मूल मिशन परिसर के ऊपर से उड़ते हैं, इसे नष्ट होते हुए और इसके सभी निवासियों की हत्या होते हुए देखते हैं। पश्चाताप में वाटर्स पायलट को शरणार्थियों के पास लौटने का आदेश देता है। वह जितने लोगों को हेलीकॉप्टर में लाद सकता है, उन्हें ले जाता है और बाकी लोगों को कैमरून सीमा तक ले जाने का फैसला करता है। रास्ते में सील्स को पता चलता है कि विद्रोही उनका पीछा कर रहे हैं। टीम एक ऐसे गांव में प्रवेश करती है जिसके निवासियों का नरसंहार किया जा रहा है। वाटर्स और उनकी टीम विद्रोहियों को मार देती है, लेकिन ग्रामीणों के खिलाफ किए गए अत्याचारों से वे हिल जाते हैं। यह महसूस करते हुए कि विद्रोही उनके स्थान के करीब आ रहे हैं, सील्स ने निष्कर्ष निकाला कि एक शरणार्थी उनके स्थान को प्रसारित कर रहा है। हाल ही में आए लोगों में से एक, गिदोन, मुखबिर है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सिल्क द्वारा गोली मार दी जाती है। वह एक ट्रांसमीटर से बग किया गया था। संदिग्ध सील द्वारा अपने षड्यंत्रकारियों की खोज से सैमुअल अजुका के जीवित पुत्र आर्थर अजुका की उपस्थिति का पता चलता है। विद्रोही उनका शिकार कर रहे हैं, क्योंकि सैमुअल न केवल देश का राष्ट्रपति था, बल्कि इबो का आदिवासी राजा भी था। इस शाही वंश के एकमात्र जीवित सदस्य के रूप में आर्थर इबो राष्ट्र पर वैध दावा करने वाला एकमात्र व्यक्ति है। सील्स ने शरणार्थियों को कैमरून तक ले जाना जारी रखने का फैसला किया। जब विद्रोही उन्हें पकड़ लेते हैं, तो गोलीबारी शुरू हो जाती है
और सील्स शरणार्थियों को सीमा तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय देने के लिए पीछे रहने का फैसला करते हैं। गोलीबारी में स्लो, लेक, फ्ली और सिल्क की मौत हो जाती है और जी हवाई सहायता के लिए कॉल करता है। वाटर्स, रेड, डॉक और जी घायल हो जाते हैं, लेकिन जेट विमानों को निर्देश देते हैं कि विद्रोहियों पर कहाँ हमला करना है। हवाई सहायता विद्रोहियों को खत्म कर देती है क्योंकि रोड्स सुदृढ़ीकरण के साथ सीमा पर पहुंचता है। वह गेट खोलने का आदेश देता है जिससे सील्स और शरणार्थी अंदर आ सकें। रोड्स वाटर्स से वादा करता है कि वह वाटर्स के आदमियों के शव बरामद करेगा। केंड्रिक्स अपने नाइजीरियाई दोस्तों को अलविदा कहती है और वाटर्स को सांत्वना देते हुए हेलीकॉप्टर में उड़ जाती है और देखती है कि आर्थर को उसके लोगों ने घेर लिया है और वे अपनी आज़ादी का ऐलान कर रहे हैं। गालना 1-2 एक अमेरिकी फिल्म निर्देशक है जो एक्शन और थ्रिलर शैलियों में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। उन्हें मूल रूप से संगीत वीडियो के निर्देशक के रूप में जाना जाता था और उन्होंने 1998 में द रिप्लेसमेंट किलर्स के साथ अपनी फिल्मी शुरुआत की। उनकी महत्वपूर्ण सफलता 2001 की क्राइम थ्रिलर ट्रेनिंग डे थी, जिसने उत्कृष्ट निर्देशक के लिए ब्लैक रील अवार्ड जीता। उनकी बाद की फिल्मों में टीयर्स ऑफ द सन 2003, किंग आर्थर 2004, शूटर 2007, ओलंपस हैज फॉलन 2013, साउथपॉ 2015, द मैग्निफिसेंट सेवन 2016 और द इक्वलाइजर ट्रिलॉजी 2014 से 2023 शामिल है, जिसमें पहली फिल्म के साथ उन्होंने मोशन पिक्चर में उत्कृष्ट निर्देशन के लिए नाक इमेज अवार्ड अर्जित किया। उन्होंने समीक्षकों द्वारा प्रशंसित वृत्तचित्र अमेरिकन ड्रीम, अमेरिकन नाइटमेयर 2018, व्हाट्स माय नेम, मुहम्मद अली 2019 और 2022 हुलू वृत्तचित्र श्रृंखला लिगेसी द ट्रू स्टोरी ऑफ द एले लेकर्स का भी निर्देशन किया, जिसके लिए उन्होंने उत्कृष्ट वृत्तचित्र श्रृंखला के लिए स्पोर्ट्स एमी पुरस्कार जीता। 3. प्रारंभिक जीवन। फुकवा का जन्म पिट्सबर्ग में अफ्रीकी अमेरिकी माता पिता कार्लोस और मैरी फुकवा के घर हुआ था। उन्होंने 1983 में टेलर एल्डरडाइस हाई स्कूल से स्नातक किया। 4. फिल्म निर्माण और संगीत वीडियो की ओर रुख करने से पहले फुकवा ने सेना में जेट उड़ाने की उम्मीद के साथ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का अध्ययन किया। 5. फुकवा पटकथा लेखक शिनोबु हाशिमोतो, जो अकीरा कुरोसावा के लगातार सहयोगी रहे हैं, को श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं कि उनके लेखन ने पिट्सबर्ग के एक यहूदी बस्ती में रहने वाले लड़के को प्रभावित किया। शिनोबु हाशिमोटो का लेखन बहुत सुंदर और काव्यात्मक और शक्तिशाली और हृदय विदारक था। यह सब न्याय के बारे में था, यह सब बलिदान के बारे में था, और इसने मुझे उन लोगों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। मैं एक कठिन क्षेत्र से आया था और मैंने गरीब लोगों को नीचे धकेले जाने को देखने का अपना संस्करण देखा था। चाहे कोई भी व्यक्ति हो जिसके पास शक्ति हो, वे आते थे और अन्य लोगों से छीन लेते थे। 6. फुकवा ने बताया कि किस प्रकार हिंसा के उनके अनुभव ने उनकी किशोरावस्था को आकार दिया तथा उनके कैरियर के चुनाव में भूमिका निभाई। मेरा पहला बड़ा ब्रेक तब आया जब 15 साल की उम्र में मुझे गोली लग गई। इसने मेरी जिंदगी बदल दी और इसने मुझे सड़कों पर ज्यादा घूमने से रोका और फिल्में देखने ज्यादा जाने लगा। इस तरह की चीजें जीवन के लिए बेहतर प्रशंसा और अपने आसपास के लोगों के लिए बेहतर प्रशंसा करने के लिए जगाने वाली कॉल है। मेरे जीवन में उस पल से मैंने अपनी सारी ऊर्जा उस चीज में लगा दी जिस पर मेरा विश्वास था, और उस समय यह बास्केटबॉल और खेल खेलना था। इससे मुझे छात्रवृत्ति मिली। उसके बाद एक प्रोफेसर ने कहा कि मुझे एक कला वर्ग लेना चाहिए। मुझे कारवागियो नाम के एक कलाकार से प्यार हो गया। 7. आजीविका। फुकवा ने अपने करियर की शुरुआत टोनी ब्रेक्सटन, स्टीवी वंडर और प्रिंस जैसे लोकप्रिय कलाकारों के लिए संगीत वीडियो निर्देशन से की। उन्होंने कूलियो के वीडियो गैंगस्टा पैराडाइज में मिशेल फिफर को निर्देशित किया, जिसका इस्तेमाल जेरी ब्रुकहाइमर की सफल फिल्म डेंजरस माइंड्स को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। फिल्म बहुत हिट हुई और जेरी ब्रुकहाइमर ने
मुझे इसका बहुत श्रेय दिया क्योंकि उन्होंने मेरे संगीत वीडियो का इस्तेमाल किया था। विडंबना यह थी कि लोगों को लगा कि मैं नया फ्रांसीसी फिल्म निर्देशक हूं। किसी को भी पता नहीं था कि मैं पिट्सबर्ग, पेंसिल्वेनिया का रहने वाला व्यक्ति हूं। इसलिए मैं कमरे में जाता था और लोग मुझसे कॉफी लाने के लिए कहते थे और मैं कहता था, नहीं, नहीं, मैं निर्देशक हूं, और मुझे उनके चेहरे देखना अच्छा लगता था। यह मजेदार था। 1998 के बाद से फुकवा ने मुख्य रूप से फीचर फिल्म निर्देशक के रूप में काम करना शुरू किया। टाइम पत्रिका के लिए एक श्रद्धांजलि लेख में फुकवा ने एक फिल्म निर्माता के रूप में कुरोसावा के लिए अपने शुरुआती सम्मान को व्यक्त किया और बताया कि कैसे कुरोसावा ने फिल्म निर्माण पर अपने स्वयं के दृष्टिकोण को प्रभावित किया। स्क्रीन लेखक हाशिमोटो का अकीरा कुरोसावा और हिदेओ ओगुनी के साथ काम करना बहुत सुंदर और काव्यात्मक और शक्तिशाली और दिल तोड़ने वाला था। यह सब न्याय के बारे में था, यह सब बलिदान के बारे में था, और इसने मुझे उन लोगों में से एक बनने के लिए प्रेरित किया। 6. उनकी पहली फीचर फिल्में जॉन वू द्वारा निर्मित एक्शन फिल्म द रिप्लेसमेंट किलर्स 1998 थी, जिसमें चाओ यून फैट ने अभिनय किया था, और जेमी फॉक्स अभिनीत एक्शन कॉमेडी बैट 2000 थी। इसके बाद उन्होंने क्राइम थ्रिलर ट्रेनिंग डे 2001 का निर्देशन किया, जिसके लिए स्टार डेंजल वॉशिंगटन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का एकेडमी पुरस्कार जीता। उनकी अगली फिल्में एक्शन व ड्रामा टीयर्स ऑफ द सन 2003, आर्थरियन लीजेंड फिल्म किंग आर्थर 2004, षड्यंत्र एक्शन थ्रिलर शूटर 2007, क्राइम फिल्म ब्रुकलिन फाइनेस्ट 2009 और एक्शन थ्रिलर ओलंपस हैज फॉलन 2013 और द इक्वलाइजर 2014 थीं, जिनमें से बाद में फिर से डेंजल वॉशिंगटन के साथ फुकवा की जोड़ी बनी। 2016 टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फुकवा। उन्होंने वेस्ली स्नेप्स के साथ कॉमिक बुक मिनी सीरीज आफ्टर डार्क का सहनिर्माण किया, जिसे पीटर मिलिगन ने लिखा था और जेफ नेंट्रुप ने चित्रित किया था। 10. उन्हें टुपैक शकूर की आधिकारिक बायोपिक 11 का निर्देशन करने के लिए स्लेट किया गया था, लेकिन फुकवा को रैपर एमिनेम की दूसरी फीचर फिल्म साउथ पॉ 2015 का निर्देशन करने की अनुमति देने के लिए परियोजना को स्थगित कर दिया गया था। 12. बाद में एमिनेम ने अपने संगीत पर ध्यान केंद्रित करने के लिए साउथ पॉ को छोड़ दिया। 13. और उनकी जगह जेक गिलेनहाल को लिया गया। 14. फुकवा की 2016 की फिल्म द मैग्निफिसेंट सेवन उसी नाम की क्लासिक 1960 वेस्टर्न की रीमेक थी, जो खुद कुरोसावा की 1954 की फिल्म सेवन समुराई की अमेरिकी रीमेक थी। डेंजल वाशिंगटन ने सैम चिसोलम की मुख्य भूमिका निभाई है। 15. स्केरिट सिएटल स्थित डिजिटल मीडिया कंपनी हेयू मीडिया के संस्थापक और अध्यक्ष है। 14. 1957 से 1972 तक स्केरिट की शादी चार्लोट शैंक्स से हुई, जिनसे उनके 3 बच्चे हैं। 1977 से 1992 तक उनकी शादी सू ओरान से हुई, जिनसे उनका एक बेटा है। 1996 से उनकी शादी जूली टोकाशिकी से हुई है। उनकी एक बेटी है। 15, 16, 17 फिल्मोग्राफी। फिल्में। वर्ष शीर्षक भूमिका नोट्स संदर्भ 1962 युद्ध शिकार सार्जेंट स्टेन शोवाल्टर 18, 19 1964 एक आदमी का रास्ता लियोनार्ड पील ग्रोन 18, 19 1965 वे कैलोवे व्हाइट टर्नर 18, 19 1970 MASH कैप्टन ऑगस्टस बेडफोर्ड ड्यूक फॉरेस्ट 18, 19 1971 वाइल्ड रोवर्स जॉन बकमैन 18, 19 हेरोल्ड और माउड मोटरसाइकिल अधिकारी एम बोरमन के रूप में श्रेय दिया गया 18, 19 1972 परमाणु रूप में पृथक होना जासूस बर्ट क्लिंग 18, 19 1974 हमारे जैसे चोर डी मोबले 18, 19 भागो भागो जो मार्गेरिटो बड़ी बुरी माँ फ्रेड डिलर 18, 19
1975 शैतान की बारिश टॉम प्रेस्टन 18 19 1976 डर की साजिश मुख्य निरीक्षक 19 मदामा ला रिक डायलन 1977 निर्णायक मोर वेन रॉजर्स 18 19 1978 योजना असफल होना स्ट्रॉबेरी 18 19 बर्फ के महल मार्कस विंस्टन 18 19 1979 विदेशी कैप्टन आर्थर डलास 18 19 1981 खतरनाक गर्मी हावर्ड एंडरसन 18 19 सैवेज हार्वेस्ट केसी 18 19 उत्तर की खामोशी वाल्टर रीमर 18 19 1982 जवाबी हमला जॉन डिएंजेलो 19 1983 मृत क्षेत्र शेरिफ जॉर्ज बेनरमैन 18 19 1986 टॉप गन सीडीआर माइक वाइपर मेटकाफ 18 19 अंतरिक्ष शिविर जैक बर्गस्ट्रॉम 18 19 विरोध बल लोगान 18 19 बुद्धि लॉयड विजडम 18 19 1987 ऑर्डर पर नौकरानी चार्ल्स मोंटगोमरी 18 19 बड़ा शहर फिल कारपेंटर 18 19 1988 सम्मान की सीमा सैम काहिल 18 पोल्टरजिस्ट 3 ब्रूस गार्डनर 18 19 1989 कैंपस पर बड़ा आदमी डॉ वेबस्टर थॉमस रॉय स्केरिट जन्म 25 अगस्त 1933 एक अमेरिकी अभिनेता और निर्देशक है जो 1962 से अब तक 170 से ज्यादा फिल्म और टेलीविजन प्रोडक्शन में नजर आ चुके हैं। उनके फिल्मी करियर की शुरुआत न्यू हॉलीवुड मूवमेंट के साथ हुई, जिसमें रॉबर्ट ऑल्टमैन की एम.एस.एच. में ड्यूक फॉरेस्ट की भूमिका ने उन्हें एक सफल भूमिका दी। इसके बाद उन्होंने द टर्निंग पॉइंट, अप इन स्मोक, आइस कैसल्स, एलियन, द डेड जोन, टॉप गन और ए रिवर रन्स थ्रू इट जैसी उल्लेखनीय फिल्मों में अभिनय किया। टेलीविजन पर स्केरिट ने पारिवारिक ड्रामा पिकेट फेंस 1992 से 96 में शेरिफ जिमी ब्रॉक की मुख्य भूमिका निभाई, जिसके लिए उन्हें ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट मुख्य अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड मिला। साथ ही 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड नामांकन भी मिले। उन्होंने सिटकॉम चीयर्स 1987 से 88 के छठे सीजन में इवान ड्रेक के रूप में एक आवर्ती भूमिका भी निभाई। Skerritt is also a 3-time Screen Actors Guild Award nominee, a Genie Award nominee, an American Television Award nominee, and is both a Saturn Award and Western Heritage Award winner. In 2022, he received the International Press Academy's honorary Mary Pickford Award for outstanding artistic contribution to the entertainment industry. Early life. Skerritt was born in Detroit, Michigan, the son of Helen, a homemaker, and Roy Skerritt, a businessman. He is the youngest of 3 children. 1, 2, 3, 4, 1951 graduate of Detroit's Mackenzie High School. 4 Skerritt attended Wayne State University and the University of California, Los Angeles. 5 Skerritt enlisted just after graduating from high school and served a 4-year tour of duty in the United States Air Force as a classification specialist. Most of his enlistment was spent at Bergstrom Field, Austin, Texas. Career. Skerritt made his film debut in War Hunt, produced by Terry Sanders and released in 1962. Skerritt's notable film appearances include M.A.S.H. 1970, Harold and Maude, credited as M. Borman 1971, Fuss, Big Bad Mama, Seeth Chongs Up in Smoke 1978, Ice Castles 1978, as Captain Dallas in Alien 1979, Sat as a would-be astronaut in Contact 1997 and Space Camp 1986, and in Top Gun 1986 as Commander Mike Viper. Met Chelf. In 1988, he starred with Nancy Allen and Lara Flynn Boyle in Poltergeist 3. In 1989, he played the role of Thomas Drummond Drum E. Tenton in Steel Magnolias. In 1992, he appeared in the critically acclaimed Robert Redford-directed film A River Runs Through It,
playing a fly-fishing loving minister and father of the two protagonist brothers in the film. स्केरिट ने रे वाल्स्टन के शो माई फेवरेट मार्टियन में 1963 के एपिसोड मिसेस जेकेल एंड हाइड में अतिथि भूमिका निभाई। वाल्स्टन 30 साल बाद स्केरिट के शो पिकेट फेंस में नियमित कलाकार थे। उन्होंने टेलीविजन सीरीज द रियल मैककॉयज 1963 में भी अतिथि भूमिका निभाई। आंट विन स्टेप्स इन एपिसोड में एक पत्रवाहक के रूप में। उन्हें 1964 में बोनांजा और 1965 में डेथ वैली डेज में एक युवा जुआरी पैट्रिक होगन के रूप में कास्ट किया गया था, जो एक सैलून में एक छोटा सा भाग्य जीतने के बाद एक दुखद भाग्य से मिलता है। डेथ वैली डेज के एक अन्य एपिसोड ए सेंस ऑफ जस्टिस 1966 में उन्होंने ट्रिस कॉफिन द्वारा निभाए गए अपने बड़े भाई जोशुआ बीन के साथ एक युवा रॉय बीन की भूमिका निभाई। डेथ वैली डेज की बाद की भूमिका में स्केरिट ने 1968 के एपिसोड 10 डे मिलीनियर्स में मार्क ट्वेन की भूमिका निभाई, जिसमें डेबनी कोलमैन ने ट्वेन के खनन साझेदार केल्विन एच हिग्बी की भूमिका निभाई। दोनों सोने में एक भाग्य खो देते हैं, लेकिन ट्वेन को पता चलता है कि उसका भविष्य लिखित में है। 1972 में स्केरिट ने कैनन के एक एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई, जिसका शीर्षक नोबडी बीट्स द हाउस था, जिसमें उन्होंने एक युवा जुआरी की भूमिका निभाई थी। 1975 में उन्होंने कैनन के एक अन्य एपिसोड द कॉन्स्पिरेटर्स में अतिथि भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक भ्रष्ट शेरिफ की भूमिका निभाई। 9 उनके एजेंट मेयर मिश्किन ने 1978 के लॉस एंजल्स टाइम्स प्रोफाइल में बताया कि 1970 के दशक की शुरुआत में उनकी फिल्मों की सफलता के बाद स्केरिट को कई अस्पष्ट यूरोपीय पश्चिमी फिल्मों में काम करने के लिए भेज दिया गया था। मिश्किन ने द टर्निंग पॉइंट 1977 में स्केरिट के लिए सहाभिनीत भूमिका प्राप्त करने का श्रेय लिया, प्रभावी रूप से उनके करियर को बचाया और इस प्रक्रिया में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय बोर्ड ऑफ रिव्यू अवार्ड दिलाया। 10 सितंबर 1994 में स्केरिट एबीसी सीरीज 12 o'clock हाई 1964 से 1967 5 एपिसोड, गनस्मोक 1965 से 1972 5 एपिसोड और चियर्स में इवान ड्रेक के रूप में दिखाई दिए। इसके बाद वे सीबीएस के पिकेट फेंस 1992 से 1996 में शेरिफ जिमी ब्रॉक की भूमिका में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्होंने एमी पुरस्कार जीता। हाल ही में उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी और द ग्रिड में अभिनय किया है। उन्होंने ब्रदर्स एंड सिस्टर्स में मृतक विलियम वॉकर की भूमिका निभाई, पायलट और कई फ्लैशबैक दृश्यों में दिखाई दिए। यह सैली फील्ड द्वारा निभाए गए किरदार के पति की भूमिका निभाने का उनका दूसरा मौका था। पहली बार उन्होंने स्टील मैग्नोलियास में काम किया था। उन्होंने पॉल वेस्ले के साथ एबीसी फैमिली की मिनी सीरीज फॉलन में ईजेकील की भूमिका निभाई। वे माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए शोकेस वेबसाइट पर गाइड के रूप में भी दिखाई दिए। उन्होंने वीडियो गेम गन 2005 में अपनी आवाज दी, जिसमें उन्होंने क्ले एलिसन की आवाज दी। इसके बाद उन्होंने लीवरेज के सीजन 3 और 4 में नेट फोर्ड के पिता के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 11 फरवरी 2012 में स्केरिट ने पैसिफिक नॉर्थवेस्ट बैले के डॉन क्विक्सोट के निर्माण में शीर्षक भूमिका निभाई। 12 2014 में स्केरिट को अपने पूर्व पिकेट फेंस सहकलाकार लॉरेन होली के साथ फील्ड ऑफ लॉस्ट शूज में उनके साथ अभिनय करने के लिए फिर से मिला। 13 उन्हें अपने एलियन सहकलाकार हैरी डीन स्टैंटन के साथ लकी में फिर से मिला, जो बाद की आखिरी फिल्म 2017 थी। 1974 में स्केरिट ने कोलचक द नाइट स्टॉकर के एपिसोड 7 द डेविल्स प्लेटफॉर्म में सीनेटर रॉबर्ट पामर की भूमिका निभाई। व्यक्तिगत जीवन कोल केनेथ हॉसर, जन्म 22 मार्च 1975, एक अमेरिकी अभिनेता है। उन्हें हायर लर्निंग, स्कूल टाइज, डेज्ड एंड कन्फ्यूज्ड, गुड विल हंटिंग, पिच ब्लैक, टाइगरलैंड, हार्ट्स वॉर, टीयर्स ऑफ द सन, द फैमिली दैट प्रीज, दो फास्ट दो फ्यूरियस, द केव, द ब्रेकअप, ए गुड डे टू डाई हार्ड
ओलंपस हैज फॉलन और ट्रांसेंडेंस में फिल्म भूमिकाओं के लिए जाना जाता है। टाइगरलैंड में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक पुरुष के लिए इंडिपेंडेंट स्पिरिट अवार्ड के लिए नामांकित किया गया था। टेलीविजन पर उन्होंने पुलिस अपराध ड्रामा श्रृंखला हाई इंसिडेंट में अधिकारी रैंडी विलिट्स, पुलिस ड्रामा रॉग में एथन केली और पैरामाउंट नेटवर्क वेस्टर्न ड्रामा श्रृंखला येलोस्टोन में रिप व्हीलर की भूमिका निभाई। प्रारंभिक जीवन। कोल हॉसर कैस वार्नर के बेटे हैं, जिन्होंने फिल्म निर्माण कंपनी वार्नर सिस्टर्स की स्थापना की। 3 और अभिनेता विंग्स हॉसर। 4, 5 उनके दादा अकादमी पुरस्कार विजेता पटकथा लेखक ड्वाइट हॉसर थे। कोल के नानाओं में से एक फिल्म मुगल हैरी वार्नर थे, जो वार्नर ब्रदर्स के संस्थापक भागीदार थे, और उनके नाना मिल्टन स्पर्लिंग थे, जो हॉलीवुड के पटकथा लेखक और स्वतंत्र फिल्म निर्माता थे। हॉसर की नानी बेट्टी में वार्नर, जो एक चित्रकार, मूर्तिकार, राजनीतिक कार्यकर्ता और गैलरी की मालिक थीं। 6 का विवाह स्टेनली शिनबाम से हुआ था, जो एक राजनीतिक कार्यकर्ता, अर्थशास्त्री, परोपकारी और लॉस एंजिल्स पुलिस विभाग के पूर्व आयुक्त थे। 7 हॉसर के माता-पिता का 1977 में तलाक हो गया, जब वह 2 साल का था। उनके अनुसार लगभग 15 साल की उम्र में वह अलगाव के पुनर्वास प्रेरित वर्षों के बाद पहली बार अपने पिता से मिले। उनके पिता ने उन्हें 1 साल के लिए अपने साथ रखा और ऑडिशन देना सिखाया। 10 इससे पहले उनकी मां ने हॉसर और उनके सौतेले भाई और बहनों को 12 साल के अंतराल में सांता बारबरा से ओरेगन से फ्लोरिडा और फिर वापस सांता बारबरा ले जाया था। उस समय उन्होंने खेलों में खूब भाग लिया, लेकिन आधे मन से स्कूल की पढ़ाई की। उन्हें न्यू इंग्लैंड में एक टैलेंट समर कैंप में शॉर्टलिस्टेड सर्कल ऑफ टैलेंट में भर्ती कराया गया। फिर उन्होंने डार्क ऑफ द मून नामक स्टेज प्ले में प्रमुख भूमिका जीती, जिसमें उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें खड़े होकर तालियां बजाई गईं। आजीविका। 2008 में हॉसर ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत स्कूल टाइज 1992 से की, जिसमें कई युवा और उभरते हुए कलाकार जैसे ब्रेंडन फ्रेजर, मैट डेमन, क्रिस ओडोनेल और बेन एफ्लेक ने काम किया था। इसके बाद उन्हें रिचर्ड लिंकलेटर की फिल्म डेज्ड एंड कन्फ्यूज्ड में भी भूमिका मिली, जिसमें एफ्लेक भी थे। 1995 में हॉसर ने जॉन सिंगलटन की फिल्म हायर लर्निंग में कैंपस नियोनाजी स्किनहेड्स के नेता की भूमिका निभाई। बाद में हॉसर ने एफ्लेक और डेमन के साथ फिर से काम किया, जब वे गुड विल हंटिंग 1997 में साथ नजर आए। 2000 में उन्होंने पिच ब्लैक में विलियम जे जॉन्स की भूमिका निभाई और प्रीक्वल वीडियो गेम में चरित्र को आवाज दी। 2002 में उन्होंने ब्रूस विलिस और कॉलिन फेरेल के साथ हार्ट्स वॉर में एक नस्लवादी अमेरिकी युद्धबंदी की भूमिका निभाई। फिर 2003 में उन्होंने ब्रूस विलिस के साथ टीयर्स ऑफ द सन में एक नेवी सील की भूमिका निभाई। वह 2 फास्ट 2 फ्यूरियस में एक माफिया सरगना के रूप में भी दिखाई दिए। उसके बाद से उन्होंने हॉलीवुड की कई फिल्मों में मुख्य भूमिकाएं निभाईं, जिनमें मेल गिब्सन द्वारा निर्मित पपराजी और द केव शामिल है। 2007 में उन्होंने फॉक्स सीरीज के विले में एंथनी एंडरसन के साथ अभिनय किया। 10 एपिसोड के बाद शो को बंद कर दिया गया। उसी वर्ष हॉसर ने मार्गरेट लॉरेंस के एक उपन्यास पर आधारित द स्टोन एंजेल में अभिनय किया। यह फिल्म विभिन्न फेस्टिवल सर्किलों में दिखाई गई और मई 2008 में कनाडाई सिनेमाघरों में सीमित रिलीज हुई। उसी वर्ष के दौरान कोल ने अन्य इंडी प्रोडक्शंस जैसे कि करेन किंग्सबरी के एक उपन्यास पर आधारित लाइक डेंडेलियन डस्ट, टाइलर पेरी की द फैमिली दैट प्रीज और सीबीएस टेलीविजन पायलट द टॉवर को फिल्माया। बाद में उन्होंने ए गुड डे टू डाई हार्ड में सीआईए एजेंट माइक कोलिंस, ओलंपस हैज फॉलन में सीक्रेट सर्विस स्पेशल एजेंट रोमा और ट्रांसेंडेंस में कर्नल स्टीवंस की भूमिका निभाई। उन्होंने पुलिस ड्रामा श्रृंखला रॉग में एथन केली की भूमिका निभाई और वर्तमान में पैरामाउंट नेटवर्क वेस्टर्न ड्रामा श्रृंखला येलोस्टोन में रिप व्हीलर की भूमिका निभा रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन। हॉसर इज मैरिड टू सिंथिया डैनियल, 12, अ फोटोग्राफर एंड एक्ट्रेस।
She is known for having played Elizabeth Wakefield in the Ek No No Shune television series Sweet Valley High, but is mostly retired from acting as an adult. Hauser and Daniel began dating in the Ek No No Shune and wed in 2006. As of 2024, they have 3 children. 13. Filmography. बेलुची ने क्रिस्टोफ गांस की ब्रदरहुड ऑफ द वुल्फ में सैमुअल ले बिहान और विंसेंट कैसल के साथ अभिनय किया, जो 2001 की एक फ्रांसीसी पीरियड ड्रामा फिल्म है जो गेवाडान के जानवर से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है, जिसने 18वीं सदी के फ्रांस में लोजेरे की आबादी को खत्म कर दिया था। 77-94 वाशिंगटन पोस्ट के फिल्म समीक्षक स्टीफन हंटर ने फिल्म के शैलीगत दृष्टिकोण को बहुत सघन पाया, जिसने बेलुची की शानदार प्राकृतिक संपत्ति को अस्पष्ट कर दिया। उन्होंने एक वेश्यापापी जासूस की कम इस्तेमाल की गई भूमिका निभाई। 94 फिल्म को अन्य आलोचकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिलीं। 95 ब्रदरहुड ऑफ द वुल्फ फ्रांस में बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। 97 इस फिल्म ने 2002 सैटर्न अवार्ड्स में बेलुची को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नामांकन दिलाया। 98 एस्टेरिक्स एंड ओबेलिक्स मिशन क्लियोपेट्रा 2002 का फिल्मांकन, जिसमें बेलुची ने जैमल डेबॉज के साथ अभिनय किया, जो अपने हल्के फुल्के हास्यपूर्ण माहौल के साथ बेलुची के पसंदीदा सिनेमेटोग्राफिक अनुभवों में से एक था। 99 उन्होंने कॉमेडी फिल्म में प्राचीन मिस्र की रानी कांटेदार क्लियोपेट्रा का किरदार निभाया, जिसे एलेन चैबट ने निर्देशित किया था। 100 गार्जियन फिल्म समीक्षक पीटर ब्रैडशॉ ने लिखा कि बेलुची निश्चित रूप से काफी प्रतिभाशाली थीं, कि उन्हें क्लियोपेट्रा की भूमिका के लिए गंभीर उपचार मिलना चाहिए, लेकिन इससे पहले उन्हें मजेदार मुख्यधारा के वाणिज्यिक 102 बेलुची सफेद पोशाक में फोटोग्राफरों के लिए पोज देती हुई। बेलुची 2002 के कान फिल्म महोत्सव में इर्रेवर्सिबल के प्रचार के लिए। 2002 में बेलुची ने गैस्पार नोए की हिंसक आर्ट हाउस थ्रिलर इर्रेवर्सिबल में कैसल के साथ सहअभिनय किया। G87 104 बदला लेने वाली फिल्म, जिसे सुपर 16 फिल्म पर हैंडहेल्ड कैमरों का उपयोग करके फिल्माया गया था, में बेलुची को एलेक्स की भूमिका निभाते हुए दिखाया गया है, जिसे एक अंडरपास में 9 मिनट तक लगातार बलात्कार किया जाता है, एक दृश्य जिसे बेलुची को 4 बार फिल्माना पड़ा था। 21 बेलुची का अमिट दृश्य पेरिस के बाहरी इलाके में वेश्याओं द्वारा अक्सर देखे जाने वाले क्षेत्र में फिल्माया गया था। बेलुची और कैसल, जो उस समय एक रिश्ते में थे, देश की सबसे बड़ी प्रतिभाओं में से कुछ थे। 105 2002 के कान फिल्म फेस्टिवल में दर्शकों ने इर्रेवर्सिबल के मध्यरात्रि प्रीमियर के दौरान नाराजगी जताई थी। 106 107 वैरायटी की लिसा नेसेल्सन ने कहा कि बेलुची ने जोखिम और खुशी के प्रति ऐसी प्रतिक्रियाएं दिखाई जो विशेष रूप से यादगार है। 108 फिल्म का अध्ययन फिल्म स्कूलों में किया गया है। 89 109 नोए ने कहा कि उन्होंने कभी भी इतनी करिश्माई अभिनेत्री नहीं देखी, इतनी हिम्मत के साथ। उनका प्रदर्शन अविश्वसनीय रूप से दुस्साहसी है। 110 रोलिंग स्टोन के ऑस्टिन कॉलिंस ने इर्रेवर्सिबल को अब तक की सबसे विवादास्पद फिल्मों में से एक कहा। 160 2003 में बेलुची ने इतालवी फिल्म रिमेंबर मी माई लव में एलेसिया की भूमिका निभाई, जिसे गैब्रिएल मुचिनो ने निर्देशित किया था, और बेलुची को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए नास्त्रो डिअर्जेंटो पुरस्कार मिला था। 32 111 बेलुची ने एंटोनी फुकुआ की टीयर्स ऑफ द सन 2003 में ब्रूस विलिस के साथ सहअभिनय किया, जो एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जो नाइजीरिया में गृहयुद्ध के दौरान सेट की गई है। बेलुची ने डॉक्टर लीना केंड्रिक्स की भूमिका निभाई, जो विद्रोहियों द्वारा धमकी दिए गए एक गांव में एक मानवीय संगठन के लिए काम कर रही है। द न्यू यॉर्कर के फिल्म समीक्षक डेविड डेनबी ने कहा कि बेलुची के कुछ दृश्य अतिरंजित रूप से शैलीबद्ध थे। 113 टीयर्स ऑफ द सन को आलोचकों से मिश्रित समीक्षा मिली और यह बॉक्स ऑफिस पर निराशाजनक रही। 114 बेलुची ने 2003 की 2 साइंस फिक्शन फिल्मों द मैट्रिक्स रीलोडेड
और द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशंस में परसेफोन के चरित्र को क्रमिक रूप से चित्रित किया। 115, 116 उन्होंने अपने चरित्र को खतरनाक, कामुक और कुछ हास्य की भावना के रूप में वर्णित किया। ऑस्ट्रेलिया में फिल्मांकन प्रक्रिया के दौरान कैरी एन मॉस, लॉरेंस फिशबर्न और कीनू रीव्स के साथ प्यारी यादों को याद किया। 117 द न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर के फिल्म समीक्षक एंड्रयू सरिस ने द मैट्रिक्स रिलोडेड की सकारात्मक समीक्षा की। 118 जिसने $150 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $742.1 मिलियन की कमाई की। 119, 120 अपनी रिलीज के साथ बेलुची रोलिंग स्टोन के स्पेनिश संस्करण के कवर पर दिखाई दीं। 121 मेरोविंगियन, लैम्बर्ट विल्सन ने फिर से द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशंस। 122, 123 इसने $185 मिलियन के उत्पादन और विपणन बजट के मुकाबले $427 मिलियन की कमाई की। 124, 125 2004 से 2007 द पैशन ऑफ द क्राइस्ट और कैरियर की प्रगति। रोम में टीयर्स ऑफ द सन को फिल्माने से पहले बेलुची को सूचित किया गया कि जीसस के बारे में मेल गिब्सन की एक फिल्म बन रही है और उन्होंने मैरी मैग्डलीन की भूमिका के बारे में उनसे मिलना चाहा। 39 बेलुची के एजेंट ने उन्हें इस फिल्म की संभावित विफलता के कारण इसमें दिखाई देने के खिलाफ सलाह दी क्योंकि उस समय इसका वितरण अनिर्धारित था। बेलुची ने अपने एजेंट के सुझाव को नजरअंदाज कर दिया और एक अन्य फिल्म के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। 21 गिब्सन ने बेलुची को इस भूमिका के लिए चुना क्योंकि वे एक दूसरे को पसंद करते थे। 117 वह चरित्र को मजबूत और गहन के रूप में चित्रित करना चाहती थी लेकिन किसी को भी विश्वास नहीं था कि फिल्म सफल होगी। 126 आखिरकार बेलुची ने गिब्सन के ईसाई नाटक द पैशन ऑफ द क्राइस्ट 2004। 39 73 न्यूयॉर्क टाइम्स के फिल्म समीक्षक एओ स्कॉट ने कहा कि बेलुची पहचानने योग्य फिल्म सितारों की अनुपस्थिति का एकमात्र अपवाद थे। 127 इसी तरह की राय व्यक्त करते हुए ले मोंडे ने कहा कि गॉस्पेल के कट्टरपंथी दृष्टिकोण को चित्रित करने वाली फिल्म में बेलुची कलाकारों की सूची में सबसे अलग है। 128 फिल्म समीक्षक पॉल क्लिंटन के अनुसार बेलुची मैरी मैग्डलीन के रूप में उत्कृष्ट है। 129 कैथोलिकों ने बेलुची द्वारा मैग्डलीन की भूमिका निभाने पर आपत्ति जताई। 87 फिल्म समीक्षक रोजर एबर्ट ने द पैशन ऑफ द क्राइस्ट को अब तक देखी गई सबसे हिंसक फिल्म के रूप में वर्णित किया। उन्होंने कहा कि वह भावना की गहराई से, अभिनेताओं के कौशल से प्रभावित हुए और उन्होंने 4 में से 4 सितारों की रेटिंग दी। कुल मिलाकर आलोचकों को फिल्म के प्रति अपनी प्रतिक्रिया में विभाजित किया गया था। 130 द पैशन ऑफ द क्राइस्ट एक बड़ी व्यावसायिक सफलता थी जिसने $30 मिलियन के बजट के मुकाबले दुनिया भर में $611 मिलियन से अधिक की कमाई की। 131 एलीट के लिए एक मॉडल के रूप में बेलुची के काम के लिए उसे यात्रा करने की आवश्यकता थी इसलिए उसने विश्वविद्यालय छोड़ने का फैसला किया। बाद में उसने कहा कि वकील बनना उसके अनुकूल नहीं होता। 21 वह कई अंतर्राष्ट्रीय विज्ञापन अभियानों में दिखाई दी और डोल्से एंड गब्बाना ने उन्हें अपनी प्रेरणा के रूप में भर्ती किया। 15 28 बेलुची की शारीरिक विशेषताएं उस छवि के अनुरूप थीं जिसे डोल्से एंड गब्बाना के संस्थापक चित्रित करना चाहते थे। 29 1989 में बेलुची न्यूयॉर्क में रहती थीं और पहले से ही एक करोड़पति थीं। 30 एक मॉडल के रूप में बेलुची का प्रतिनिधित्व एलीट द्वारा किया गया था। 31 और उन्होंने मिलान, पेरिस और न्यूयॉर्क में काम किया। 5 32 1990 में फ्रांसीसी लग्जरी हाउस डायर ने अपने हाउते कौचर लाइन के लिए बेलुची की छवि और नाम का इस्तेमाल किया। 33 रिचर्ड एवेडन ने उनकी तस्वीर खींची और वे डोल्से एंड गब्बाना के अभियानों की नायक बन गईं, जिसने उन्हें भूमध्यसागरीय सुंदरता के प्रतीक के रूप में उभारा। 23 वह लग्जरी फैशन हाउस फेंडी के लिए फैशन परेड में भी दिखाई दीं। 34 1991 में
बेलुची सौंदर्य प्रसाधन कंपनी लोरियल की ब्रांड एम्बेसडर थीं। 35 उसी वर्ष बेलुची स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड स्विमसूट इश्यू में दिखाई दीं, जिसमें कैरेबियन में उनकी तस्वीरें थीं। 36 बेलुची गिवेंची, नीना रिक्की, यवेस सेंट लॉरेंट, वर्साचे और अन्य लग्जरी ब्रांडों के विज्ञापनों में भी दिखाई दी। 38 1993 में उनकी पहली मुलाकात ग्यूसेप टॉर्नेटोरे से हुई जब उन्होंने उन्हें डोल्से एंड गब्बाना परफ्यूम के लिए एक टेलीविजन विज्ञापन में निर्देशित किया। 39 बेलुची ने सिनेमा के लिए अपने जुनून का पालन करने का विकल्प चुना, अभिनय की ओर रुख किया और पूर्णकालिक मॉडलिंग बंद कर दी। 39 हालांकि वह उद्योग में सक्रिय रहीं। 40 इतालवी लग्जरी कंपनी ब्रील ने बेलुची को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया और उन्होंने विज्ञापन अभियानों में अभिनय किया। 41 1990 के दशक में बेलुची नियमित रूप से कैलेंडर के लिए मॉडलिंग करती थीं, जिसकी शुरुआत 1997 में 33 साल की उम्र में हुई जब एवेडन ने पिरेली कैलेंडर के लिए उनकी तस्वीर खींची। 42 1997 में बेलुची कार्टियर ज्वेलरी की ब्रांड एम्बेसडर और म्यूज बन गईं। 43 44 डेनिश अखबार बर्लिंगस्के की नीना हाल ने कहा, कार्टियर ने पहली बार किसी अभिनेत्री को घर के साथ निकटता से जोड़ने का फैसला किया। 43 45 इतालवी फैशन फोटोग्राफर फ्रिजियो फेरी 46 ने पत्रिका मैक्स के कैलेंडर के लिए बेलुची की तस्वीरें खींचीं। 42 2000 मोनिका बेलुची ने 2000 में जीक्यू कैलेंडर के लिए पोज दिया और जियान पाओलो बार्बिएरी ने उनकी तस्वीरें खींचीं। 42 2004 में अपने पहले बच्चे के साथ गर्भवती होने के दौरान बेलुची ने इतालवी कानूनों के विरोध में वैनिटी फेयर के इतालवी कवर के लिए नग्न पोज दिया, जिसमें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन तक पहुंच को प्रतिबंधित किया गया था। 47 उसी वर्ष बेलुची की एकमात्र अभिनेत्री के रूप में स्थिति सार्वजनिक की गई, जो कार्टियर से अनुबंधित थी। 48 2006 में उन्हें डायर के लिए ब्रांड एम्बेसडर और 2010 तक उत्पादों की एक श्रृंखला का चेहरा नामित किया गया। 49 कार्टियर ने लग्जरी हीरे के आभूषणों का एक संग्रह तैयार किया जो बेलुची से प्रेरित था और उनके नाम को दर्शाता था। 43 44 इसे पहली बार 2007 में दुबई में कार्टियर कार्यक्रम में प्रस्तुत किया गया था। 43 2010 और 2020 का दशक मोनिका बेलुची के टेलीविजन विज्ञापनों में 2010 में मार्टिनी गोल्ड, मार्टिनी और डोल्से एंड गब्बाना के बीच एक सहयोग शामिल है। 50 उन्होंने अप्रैल 2010 के वैनिटी फेयर इटली के अंक के कवर के लिए गर्भवती होने के दौरान फिर से अर्धनग्न पोज दिया। 51 कश्मीरी सामान निर्माता एरिक बोम्पार्ड ने बेलुची को अपने शीतकालीन 2011-2012 विज्ञापन अभियान के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। 52 2012 में बेलुची डोल्से एंड गब्बाना लिपस्टिक की एक नामांकित रेंज का चेहरा थीं। 53 वह डोल्से एंड गब्बाना के अन्य मौसमी फैशन अभियानों में दिखाई दीं। 54 55 उन्हें लंदन में स्टॉर्म मैनेजमेंट और मिलान में डी मैनेजमेंट ग्रुप में साइन किया गया था। 56 57 बेलुची को 2018 और 2019 के अभियानों के लिए जर्मन सौंदर्य प्रसाधन निर्माता निविया के चेहरे के रूप में चुना गया था। 58 जून 2018 में बेलुची मिलान फैशन वीक के दूसरे दिन खुलने पर डोल्से एंड गब्बाना के लिए एक फैशन परेड में दिखाई दीं। 59 स्टेफानो गब्बाना के अनुसार बेलुची 1992 के बाद पहली बार घर के लिए कैटवॉक पर लौटीं। 60 वह 2019 के शुरुआती मिलान फैशन वीक में डोल्से एंड गब्बाना के कैटवॉक पर हेलेना क्रिस्टेंसन, ईवा हर्जिगोवा और इसाबेला रोसेलिनी के साथ दिखाई दी, जो 1990 के दशक की सुपरमॉडल्स की फैशन स्पॉटलाइट में लौटने वाली आमद में शामिल हुईं। 61 बेलुची 2020 के दशक में कार्टियर ब्रांड की म्यूज और राजदूत बनी रहीं। 62 63 2000 से बेलुची एले, जीक्यू, बी हार्पर बाजार, मैरी क्लेयर, मैक्सिम, 65 पेरिस मैच, सी शॉन,
द संडे टाइम्स स्टाइल, वैनिटी फेयर और वोग के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कवर पर दिखाई दी है। 67। अभिनय कैरियर। मुख्य लेख, मोनिका बेलुची के प्रदर्शनों की सूची। 1990 से 1999। प्रारंभिक भूमिकाएं और सफलता। 1990 में इतालवी निर्देशक कार्लो वंजिना ने एक पत्रिका में मोनिका बेलुची की एक तस्वीर देखी और उन्हें डिनो रिसी से सिफारिश की, जो अपनी टेलीविजन मिनी सीरीज वीटा कोई फिगली के लिए नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। 68। बेलुची ने कभी भी अभिनेत्री बनने के बारे में नहीं सोचा था और एक भूमिका के लिए चुने जाने पर आश्चर्यचकित थीं। 37। बेलुची ने वीटा कोई फिगली में अपने अभिनय की शुरुआत की। 32। एक 2 भाग वाली टेलीविजन फिल्म जो मई 1991 में इटली में प्रसारित हुई थी, जिसमें उन्होंने एल्डा की भूमिका निभाई थी। 69। 70। उसी वर्ष बेलुची ने ला रिफा में अपनी फिल्म की शुरुआत की, जिसे फ्रांसेस्को लौडाडियो ने निर्देशित किया था। 71। 1992 में बेलुची ने हॉरर फिल्म ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला में ड्रैकुला की 3 दुल्हनों में से एक की भूमिका निभाई। 72। रोमन कोपोला ने इतालवी पत्रिका जूम में बेलुची की एक तस्वीर देखी और अपने पिता फ्रांसिस फोर्ड से उन्हें एक फिल्म भूमिका देने का अनुरोध किया। 39। फ्रांसिस फोर्ड कोपोला ने लॉस एंजिल्स में बेलुची के साथ एक बैठक की व्यवस्था की, जब वह एक फोटोग्राफी सत्र के लिए न्यूयॉर्क में थीं। कोपोला से बात करने के बाद बेलुची को एहसास हुआ कि वह एक अभिनय करियर शुरू करेगी। 73। कोपोला के अनुरोध पर बेलुची फिल्मांकन के दौरान लॉस एंजिल्स में रहीं। वह शहर के बारे में आशंकित थीं और उनका मानना था कि उनकी अंग्रेजी में सुधार की जरूरत है। उन्होंने फैसला किया कि उनका अगला अभिनय कार्य इटली में होगा। 21। ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला में अपनी छोटी भूमिका के बाद बेलुची इटली लौट आई और अभिनय कक्षाओं में दाखिला लिया। 21। बेलुची के अनुसार, मुझे इसकी लालसा थी। मुझे अभिनय करने की जरूरत थी। 10। बेलुची ने कहा कि वह समय जब उनके सभी दोस्त संकाय छोड़ रहे थे, एक चुनौतीपूर्ण समय था। 4। बेलुची को अपने मॉडलिंग और अपनी शारीरिक उपस्थिति से संबंधित पूर्वाग्रहों पर काबू पाने में कठिनाई हुई और उन्हें अपनी विश्वसनीयता स्थापित करने के लिए काम करना पड़ा। 21। अगले 4 वर्षों तक बेलुची ने इतालवी फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन अंतः अवसरों की कमी के कारण असंतुष्ट थीं और उन्होंने एक अंतर्राष्ट्रीय अभिनय करियर की आकांक्षा की। 39। बेलुची एमी विजेता बाइबिल टेलीविजन मिनी सीरीज जोसेफ 1995 में दिखाई दी। 75। 76। 77। बेलुची अपने करियर की संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए फ्रांस चली गईं। 39 और 1995 में पेरिस में बस गईं। 78। द अपार्टमेंट 1996 में बेलुची के लिसा के चित्रण। 79 एक मूडी फ्रांसीसी फिल्म नोयर ने उन्हें सबसे होनहार अभिनेत्री के लिए सीजर पुरस्कार नामांकन दिलाया। 5 इसने फ्रांस में उनके करियर की शुरुआत की और एक अभिनेत्री के रूप में उनकी स्थिति मजबूत की। 39 यह उनकी पहली फ्रेंच भाषा की फिल्म थी। 80 द संडे टाइम्स के गवंद्रा हॉज ने कहा कि उनकी ब्रेकआउट भूमिका यूरोपीय आर्ट हाउस फिल्म द अपार्टमेंट में थी। 57 बीबीसी के अलमार हाफलिदासन ने फिल्म को मोहक और चौंकाने वाला बताया और इसे 5 सितारों की रेटिंग दी। 81 बेलुची की दूसरी फ्रांसीसी फिल्म जान कॉनेन की डोबरमन 1997 थी। फिल्मांकन प्रक्रिया को याद करते हुए उन्होंने मिसे एन सीन मंच की सेटिंग के लिए झुकाव व्यक्त किया, जो शब्दों के बजाय शरीर से अधिक होकर गुजरता है। 73 अपने करियर के इस मोड़ पर बेलुची ने यूरोपीय दर्शकों पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। 77 पियर्स ब्रॉसन ने जेम्स बॉन्ड फिल्म टुमारो नेवर डाइस 1997 के लिए बेलुची के साथ एक स्क्रीन टेस्ट किया और फिर अनुरोध किया कि उन्हें पेरिस कार्वर की भूमिका दी जाए, लेकिन स्टूडियो ने कहा कि केवल एक अमेरिकी अभिनेत्री को ही इस भूमिका में लिया जा सकता है। 82 इतालवी कॉमेडी ड्रामा एल'ल्टिमो कैपोडैनो 1998 में ग्यूलिया जियोवन्नी के रूप में उनकी प्रमुख भूमिका के लिए
तिरासी बेलुची को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ग्लोबो डिओरो पुरस्कार मिला। 85 बाद में द अपार्टमेंट ने अंग्रेजी भाषा के अलावा सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार बाफ्टा जीता। 86 जिससे फिल्म निर्देशक स्टीफन हॉपकिंस ने बेलुची में गहरी दिलचस्पी ली। 73 2000 से 2003 अमेरिकी फिल्में मेलेना और इर्रिवर्सिबल। हल्के नीले रंग की पोशाक और काले बालों में बेलुची काले सूट में एलेन चैबट के बगल में खड़ी है। 2001 सीजर अवार्ड्स में बेलुची और फिल्म निर्देशक एलेन चबात। 2000 में मोनिका बेलुची ने हॉपकिंस की अंडर सस्पिशन में अपनी पहली अंग्रेजी भाषा की मुख्य भूमिका के साथ अमेरिकी दर्शकों का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें उन्होंने मॉर्गन फ्रीमैन और जीन हैकमैन के साथ अभिनय किया। 77 हॉपकिंस ने द अपार्टमेंट में उनके प्रदर्शन को देखने के बाद बेलुची को कास्ट किया और चैंटल हर्स्ट का किरदार बनाने के लिए उनके विचारों को बरकरार रखा। 77 द टाइम्स में लिखते हुए गर्थ पियर्स ने उनकी बेहतर बोली जाने वाली अंग्रेजी का उल्लेख किया। 87 अंडर सस्पिशन को 2000 के कान फिल्म फेस्टिवल की समापन फिल्मों में से एक के रूप में चुना गया था। 88 यह वार्षिक कार्यक्रम में उनकी रेड कार्पेट शुरुआत थी। 89 फिल्म की रिलीज के बाद फ्रीमैन ने कहा, यह सब उनकी आंखों में है। 90 बेलुची ने इतालवी सिनेमा में वापसी की। टॉर्नेटोरे द्वारा निर्देशित फिल्म मालेना 2000 में मालेना स्कोर्डिया नामक एक रहस्यमय, ईर्ष्यालु और प्रतिष्ठित द्वितीय विश्व युद्ध की विधवा का किरदार निभाया, जिसका जीवन एक 13 वर्षीय लड़के के सामने घटित होता है जो सिसिली में सेट है। 77 लॉस एंजल्स टाइम्स के फिल्म समीक्षक केविन थॉमस ने कहा कि फिल्म में फिल्म की नायिका स्कोर्डिया के मोहक आकर्षण पर जोर दिया गया है, जिसके लिए बेलुची ने एक वीर चित्रण दिया था जो संवाद की कुछ पंक्तियों के साथ दिया गया था। 91 द गार्जियन के लिए लिखते हुए मार्क सेलिसब्री ने ऑस्कर नामांकित फिल्म में बेलुची के चित्रण को उनका ब्रेकआउट प्रदर्शन माना। 21 मालेना ने बेलुची को दुनिया भर में ध्यान दिलाया। 87 92 यह उनकी पहली अंतर्राष्ट्रीय सफलता थी। 39 अमेरिकी रिलीज के लिए फिल्म के 10 मिनट के स्पष्ट कामुक दृश्यों को सेंसर कर दिया गया था। 93 मोनिका अन्ना मारिया बेलुची इतालवी MNIKA BLLLUTTI जन्म 30 सितंबर 1964 एक इतालवी अभिनेत्री और मॉडल है, जिन्होंने इतालवी, अमेरिकी और फ्रेंच फिल्मों में काम करने से पहले एक फैशन मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनकी कई शैलियों और भाषाओं में एक उदार फिल्मोग्राफी है और उनके पुरस्कारों में डेविड डी डोनाटेलो, ग्लोबो डिओरो और नास्त्रो डिअर्जेंटो पुरस्कार शामिल है। 2018 में फोर्ब्स इटली ने उन्हें 100 सबसे सफल इतालवी महिलाओं की सूची में शामिल किया। बेलुची का प्रतिनिधित्व एलीट मॉडल मैनेजमेंट द्वारा किया गया था और उन्होंने डोल्से एंड गबाना अभियानों के लिए मॉडलिंग की थी। उन्होंने इतालवी टेलीविजन मिनी सीरीज वीटा कोई फिगली 1991 में अपने अभिनय की शुरुआत की। वह हॉरर फिल्म ब्रैम स्टोकर की ड्रैकुला 1992 में ड्रैकुला की दुल्हनों में से एक की भूमिका निभाने के लिए चली गई और फिर अभिनय कक्षाओं में दाखिला लिया। इतालवी प्रस्तुतियों में दिखाई देने के बाद उन्हें द अपार्टमेंट 1996 में उनकी सफल भूमिका मिली, जिसके लिए उन्हें मोस्ट प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस के लिए सीजर अवार्ड का नामांकन मिला। बेलुची अंडर सस्पिशन 2000 में अमेरिकी दर्शकों का ध्यान आकर्षित हुई और मालेना 2000 में मालेना स्कोर्डिया के रूप में अधिक अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की। बेलुची उन्होंने विवादास्पद थ्रिलर इर्रिवर्सिबल 2002 में एक बलात्कार पीड़िता की भूमिका निभाई और 2003 की विज्ञानकथा फिल्मों द मैट्रिक्स रीलोडेड और द मैट्रिक्स रिवॉल्यूशंस में परसेफोन की भूमिका निभाई। बेलुची को ड्रामा द पैशन ऑफ द क्राइस्ट 2004 में मैरी मैग्डलीन की भूमिका के लिए सराहा गया था। उन्होंने हाउ मच डू यू लव मी 2005 और शूट एम अप 2007 में एक वेश्या की भूमिका निभाई और द व्हिसल ब्लोअर 2010, द एजेस ऑफ लव 2011 और द वंडर्स 2014 सहित अन्य फिल्मों में विविध भूमिकाएं निभाईं।
विले, मैरी, 2015 में उनकी भूमिका ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का डबलिन फिल्म क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड दिलाया। 50 वर्ष की आयु में बेलुची जेम्स बॉन्ड फिल्म स्पेक्ट्रे 2015 में दिखाई दी, जो फ्रेंचाइजी के इतिहास में सबसे उम्रदराज बॉन्ड गर्ल बन गईं। बाद में वह ऑन द मिल्की रोड 2016 बेलुची ने 2019 में लेटर्स एंड मेमोयर्स में मारिया कैलस के रूप में अपना स्टेज डेब्यू किया। उन्होंने बीटलजुइस 2024 में डेलोरेस की भूमिका भी निभाई। बेलुची ने अपने दूसरे पति विंसेंट कैसल के साथ 10 साल तक ऑन स्क्रीन साझेदारी में काम किया। वह मॉडलिंग में शामिल रही है और कार्टियर और डायर जैसे लग्जरी ब्रांडों के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में काम किया है। कुछ मीडिया आउटलेट्स ने बेलुची को सेक्स सिंबल करार दिया है। बेलुची को 2006 में ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स और 2016 में लीजन ऑफ ऑनर का नाइट इंसिग्निया मिला। वह एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज के स्थायी सदस्य के रूप में इटली का प्रतिनिधित्व करती है। प्रारंभिक जीवन। मोनिका अन्ना मारिया बेलुची का जन्म 30 सितंबर 1964 को इटली के उम्ब्रिया के सिटा डी कास्टेलो में हुआ था। 2, 3, 4 अत्यधिक उद्धरण। उनके पिता पास्क्वाले बेलुची एक ट्रकिंग कंपनी के मालिक थे और उनकी मां ब्रुनेला ब्रिगंती एक गृहिणी और शौकिया चित्रकार थीं। बेलुची अपने परिवार में इकलौती संतान थीं क्योंकि उनके माता-पिता एक और संतान नहीं चाहते थे। 5, 6 बेलुची सेल्सिलामा में पलीबरी। 7 तिबर नदी के तट पर सैन ग्यूस्टिनो के कम्यून नगरपालिका में। 8 बेलुची ने कैथोलिक शिक्षा प्राप्त की। 9 वह एक बुद्धिमान बच्ची थी। 10 उसके पिता के अनुसार वह विवेकशील थी और फैशन में उसकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी और वह प्यार से घिरी हुई बड़ी हुई। 6 बेलुची को 13 साल की उम्र में मॉडलिंग से परिचित कराया गया था जब उसने सिटा डी कैस्टेलो में एक फोटोग्राफर परिवार के दोस्त के लिए पोज दिया था। 11 वह अपनी उम्र के अन्य बच्चों से दूर थी, स्कूल के बाद घर जाने के लिए नियमित रूप से चक्कर लगाती थी। 6 और कम्यून के सार्वजनिक स्थान पर उनके साथ समय नहीं बिताती थी। बेलुची के पिता ने कहा कि उसने शिकायत की थी कि हर कोई उसे घूरता है। 12 उसके पिता ने उसे आत्मविश्वास हासिल करने में मदद की। 6 बेलुची ने विटोरियो डी सिका, फेडेरिको फेलिनी, रॉबर्टो रोसेलिनी, लुचिनो विस्कोंटी, मार्सेल कार्ने और जीन-ल्यूक गोडार्ड की फिल्में देखकर सिनेमा के लिए एक स्वाद विकसित किया। 13 बेलुची ने कहा है कि उनका व्यक्तित्व काफी हद तक उनकी परवरिश को दर्शाता है। निश्चित रूप से बहुत सारी सकारात्मकता उस माहौल पर भी निर्भर करती है जिसमें मेरे माता-पिता ने मुझे पाला है। 14 मॉडलिंग करियर 1980 और 1990 के दशक। 16 साल की उम्र में मोनिका बेलुची को उनके पिता के दोस्त, एक फैशन एजेंसी के निदेशक ने फोटोग्राफी सत्रों के लिए पोज देने के लिए कहा था। 15 अपने मॉडलिंग करियर की शुरुआत करने के बाद बेलुची ने सीटा डी कैस्टेलो में अपनी पढ़ाई जारी रखते हुए समय-समय पर मिलान और पेरिस की यात्रा की। 16 बेलुची के अनुसार, मैंने वयस्क ब्राह्मण से बहुत पहले ही संपर्क कर लिया था क्योंकि उसने खुद से 10 साल बड़ी मॉडलों के साथ काम किया था। 17 बेलुची ने कहा, मॉडलिंग मेरे लिए स्वाभाविक रूप से आई और मुझे तस्वीरें पसंद थीं। मुझे छवि की दुनिया पसंद थी। 5 लिफ्ट लेते समय बेलुची की मुलाकात सिटा डी कास्टेलो के एक हेयरड्रेसर पिएरो मोंटानुची से हुई, जिसने उन्हें अपना मॉडल बनने के लिए राजी किया। लिसियो क्लासिको की छात्रा बेलुची ने अपने आकर्षक रूप के कारण जहां भी जाती लोगों का ध्यान आकर्षित किया। 18 उन्हें एक स्थानीय मॉडल माना जाता था। 12 बेलुची ने दर्शनशास्त्र, साहित्य, लैटिन और ग्रीक का अध्ययन किया। 1983 में बेलुची को सिटा डी कास्टेलो स्थित फैशन उद्यमी पिना अल्बर्टी ने तैयार किया और शहर के म्यूनिसिपल थिएटर टेट्रो डेगली इलुमिनाती में एक फैशन शो में मॉडलिंग की,
जो मोमेंटो डोना नामक एक कार्यक्रम का हिस्सा था जिसे मारिया जियोवाना एल्मी ने होस्ट किया था। उस समय उनके गुरु मोंटानुची 6 इस कार्यक्रम में बेलुची के साथ गए थे। 5-15 बेलुची ने वकील बनने के लक्ष्य के साथ पेरुगिया विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। 10-21 उसने अपने पिता के दोस्त के माध्यम से एक मॉडल 10 के रूप में काम करके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाया। 22 बेलुची के एक दोस्त ने उसे पढ़ाई के दौरान मॉडलिंग एजेंसियों में आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया। 10 वह यूरोप के फैशन केंद्रों में से एक मिलान चली गई। 23-24 मॉडलिंग एजेंट पिएरो पियाजी ने बेलुची को एलीट मॉडल मैनेजमेंट एजेंसी में आते देखा और सोचा कि वह एक अभिनेत्री हो सकती थी। 24 पियाजी ने अपने आकलन में आलोचनात्मक रुख अपनाया था जब उन्होंने पहली बार 1987 में बेलुची को देखा था और उनसे कहा था कि वह तैयार नहीं है। 25 1988 और 1989 के बीच एलीट ने बेलुची के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। 15-23 1988 में वह एली फ्रांस के कवर पर छपी जिसकी तस्वीरें ओलिविएरो टोस्कानी ने ली। 26 और वोग स्पेन 2 जुलाई 2005 को बेलुची को रोम के 45वें ग्लोबो डिओरो समारोह में सिनेमा के लिए यूरोपीय गोल्डन ग्लोब से सम्मानित किया गया। 132 उन्होंने कहा कि उन्हें अमेरिकी और यूरोपीय दोनों फिल्मों में अभिनय करना पसंद है। 126 टेरी गिलियम की फंतासी एडवेंचर फिल्म द ब्रदर्स ग्रिम 2005 में बेलुची ने मैट डेमन और हीथ लेजर के साथ अभिनय करते हुए 500 साल पुरानी मिरर क्वीन की भूमिका निभाई। 133 बाद में गिलियम ने कहा, तुरंत वह स्क्रीन पर आती है, मुझे ऐसा लगता है कि पूरी फिल्म एक दूसरे क्षेत्र में चली जाती है, सेक्स और कामुकता और खतरे का क्षेत्र। 21 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल फिल्म समीक्षक मिक लासेल ने कहा कि बेलुची ने उनके चरित्र को आश्वस्त रूप से चित्रित किया। 134 उन्होंने 2005 की एनिमेटेड फिल्म रोबोट्स के फ्रेंच संस्करण के लिए कैप्पी की आवाज भी दी। 135 बेलुची ने बर्ट्रेंड ब्लियर की फ्रेंच रोमांटिक कॉमेडी हाउ मच डू यू लव मी में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी जिसमें गेरार्ड डेपार्डियू भी थे। बेलुची ने पेरिस के पिगले में सबसे खूबसूरत वेश्या डेनियला का किरदार निभाया था जिसे लॉटरी जीतने वाला एक ऑफिस कर्मचारी उसके साथ रहने के लिए पैसे देने की पेशकश करता है। ले मोंडे के एक पत्रकार ने फिल्म को मोनिका बेलुची की सुंदरता का एक भजन कहा और कहा कि यह न तो ब्लियर की सबसे अच्छी फिल्म है और न ही उनकी सबसे असफल। 136 नेसेल्सन ने टिप्पणी की कि बेलुची का फिल्म में बेहतर उपयोग किया गया क्योंकि वह दर्शकों की इंद्रियों और बुद्धि को उत्तेजित करती है। 137 2006 में बेलुची ने पाओलो विर्जी की पीरियड कॉमेडी ड्रामा नेपोलियन एंड मी में डैनियल ऑटविल के साथ बैरोनेस एमिलिया की भूमिका निभाई जिसका मार्टिनो एलियो जर्मनो के साथ अशांत रिश्ता है। फिल्म में नेपोलियन बोनापार्ट को 1814 से 1815 तक एल्बा के निर्वासन के दौरान दिखाया गया है। लेखक मार्क फीनी ने कहा कि बेलुची फिल्म में चीजों को बहुत गंभीरता से नहीं लेती। 138 बेलुची ने कहा कि उन्होंने ब्लॉकबस्टर 300 में भूमिका निभाने से इनकार कर दिया और इसके बजाय फिल्म डिट्यूर लेखक फिल्म द स्टोन काउंसिल में दिखाई दी। 139 थ्रिलर में मुख्य भूमिका के लिए सोफी मार्सो की शुरुआती घोषणा के बाद बेलुची को कास्ट किया गया था। पुस्तक की महिला नायक का नाम डायने थिबर्गे है जबकि बेलुची ने लॉरा सिप्रियन की भूमिका निभाई है जो एक पीड़ित दत्तक माँ है जिसका सामना हत्यारों से होता है जो उसके बच्चे को चुराना चाहते हैं। ले फिगारो के सेबेस्टियन ले फोल ने लिखा कि वह एक मौन सेक्स अपील के साथ बड़े पर्दे पर अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनों में से एक प्रस्तुत करती है। 140 फिल्म के लिए बेलुची के बाल छोटे कर दिए गए थे जो फ्रांसीसी सिनेमा के हेयर स्टाइलिस्ट जॉन नोलेट की पसंदीदा शैली थी जिन्होंने ब्रदरहुड ऑफ द वुल्फ और एस्टेरिक्स एंड ओबेलिक्स मिशन क्लियोपेट्रा के सेट पर भी बेलुची को स्टाइल किया था। 141
बेलुची ने माइकल डेविस की एक्शन थ्रिलर शूट एम अप में पॉल जियामाटी और क्लाइव ओवेन के साथ अभिनय किया, जो सितंबर 2007 में यूएस में रिलीज हुई थी। बेलुची ने डोना क्विंटानो का किरदार निभाया था, जो खूनी लड़ाई के दौरान एक बच्चे की रक्षा करने के लिए ओवेन के चरित्र मिस्टर स्मिथ के साथ मिलकर काम करती है। 142 बेलुची का किरदार एक और वेश्या का है, जो हाउ मच डू यू लव मी में उसके किरदार से अलग दृष्टिकोण रखती है। बेलुची ने कहा कि वह महिला यौनकर्मियों के लिए सहानुभूति महसूस करती है, जिनके बारे में उनका मानना है कि वे मानवता में विश्वास बनाए रखती है। वह इस तरह के विरोधाभास की शौकीन थी और उसने सभी प्रकार के पात्रों के अपने चित्रण में इस गुण को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन कहा कि वह विपरीत स्पेक्ट्रम का पता लगा सकती है। 143 साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के रिचर्ड जेम्स हेविस ने लिखा। 144 बेलुची ने फ्रांसीसी फिल्म निर्माण में काम करना जारी रखा और एलेन कॉर्न्यू की द सेकंड विंड में ऑटविल के साथ अभिनय किया, जो समीक्षकों द्वारा प्रशंसित जीन पियरे मेलविले की 1966 की इसी शीर्षक वाली गैंगस्टर फिल्म की रीमेक थी। 145 146 बेलुची ने मनौचे का किरदार निभाया था, जो एक दृढ़ चरित्र है, जिसे एक फरार सजायाफ्ता गैंगस्टर से लगाव है। बेलुची को 1950 और 1960 के दशक की महिला फिल्म नोयर पात्रों की शैली का पालन करने के लिए अपने बालों को गोरा रंगने का विचार आया था। 147 लिबरेशन के एक आलोचक थियरी जॉसे ने लिखा कि बेलुची एक घातक रूप से मर्दाना संदर्भ में अकेली थीं, लेकिन उन्होंने इसे दर्शक के कंपास और एक ऐसी फिल्म का मांस बनने के बिंदु तक पहुंचाया जिसमें कभी-कभी इसकी कमी होती है। 148 नवंबर 2007 में ले मोंडे ने द सेकंड विंड और द स्टोन काउंसिल की व्यावसायिक असफलताओं की सूचना दी। 149 2008 से 2017 निरंतर अंतर्राष्ट्रीय कार्य। बेलुची फोटो खिंचवाते समय बगल की ओर देख रहे हैं। 2009 में महिला विश्व पुरस्कार में बेलुची को इतालवी फिल्मों में नियमित रूप से अभिनय करने की आंतरिक आवश्यकता महसूस हुई। 143 2008 में उन्होंने मार्को टुल्लियो जियोडाना की वाइल्ड ब्लड में लुका जिंगेरेट्टी के साथ सहाभिनय किया। ऐतिहासिक चित्रमाला लुइसा फेरिरा, बेलुची और ओस्वाल्डो वेलेंटी जिंगेरेट्टी के भाग्य की जांच करती है, जो इतालवी फासीवाद काल के प्रमुख अभिनेता थे। लेखक बैरी फोर्शो ने बेलुची को करिश्माई कहा। 150 और लेखक गिनो मोलिटर्नो ने उनके प्रदर्शन की बेहद शक्तिशाली के रूप में प्रशंसा की। 151 इसके बाद बेलुची ने इतालवी फिल्म द मैन हू लव्स में अल्बा की भूमिका निभाई, जहां वह सिनेमाई फ्लैशबैक के माध्यम से पियर फ्रांसेस्को फेविनो के चरित्र रॉबर्टो से मोहित हो गई थी। 152 5 मार्च 2009 को बेलुची को वियना में महिला विश्व पुरस्कार में विश्व अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 153 उसी वर्ष बेलुची ने थ्रिलर डोंट लुक बैक में मार्सेउ के साथ सहाभिनय किया, जो इन माई स्किन का सीक्वल था। दोनों का निर्देशन मरीना डे वान ने किया था। फिल्म में मार्सेउ के चरित्र को उसके चारों ओर परिवर्तन देखते हुए और उसके शरीर को बेलुची के रूप में बदलते हुए दिखाया गया है। 154 लेस इनरॉकपटिबल्स के जेबी मोरेन ने कहा कि बेलुची का शारीरिक रवैया और दूसरों के प्रति ध्यान कभी इतनी अच्छी तरह से फिल्माया नहीं गया है। वैरायटी के डेरेक एली ने कहा कि बेलुची सुरुचिपूर्ण और रहस्यमयी लगती है, हालांकि दोनों फिल्म आलोचकों ने अनारी ढंग से लिखे गए संवाद पर ध्यान दिया। 155 156 157 बेलुची ने एक सफल प्रकाशक हर्ब एलन आर्किन की पूर्व पत्नी गिगी ली का किरदार निभाया। 158 वह अगली बार टॉर्नेटोर की आत्मकथात्मक फिल्म बारिया में एक कैमियो भूमिका में दिखाई दी, जो कई पीढ़ियों को दर्शाती एक पारिवारिक गाथा थी जिसे सिसिली के बाघेरिया में फिल्माया गया था। 159 अपनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मारिया बाय कैलस 2017 के बाद लेखक और निर्देशक टॉम वोल्फ ने बेलुची को अपनी पुस्तक मारिया कैलस लेट्रेस एंड मेमोइरस पर आधारित अपनी परियोजना का प्रस्ताव दिया,
जिसमें ओपेरा गायिका मारिया कैलस की रचनाएं शामिल है। 192 फिल्म के बाद बेलुची ने 27 नवंबर से 6 दिसंबर 2019 तक पेरिस के मारिग्नी थिएटर में मारिया कैलस लेटर्स एंड मेमोइर्स में अपनी नाटकीय शुरुआत की, जो वोल्फ द्वारा निर्देशित एक महिला शो था। शो में बेलुची ने मंच पर अकेले पत्रों का पाठ किया और 2 पोशाकें पहनी थीं जो कैलस की थीं। 193 बेलुची ने कई वर्षों में रुक कर शो किया है। 192 62 2020 में बेलुची ने ऑस्कर नामांकित फिल्म द मैन हू सोल्ड हिज स्किन में सोराया के रूप में अभिनय किया, जिसे काउथर बेन हानिया ने निर्देशित किया था। टाइम फिल्म समीक्षक स्टेफनी जाचारेक ने कहा कि सोराया एक ठंडी, पतली गोरी का किरदार एक कुटिल रेशमी चिकनी मोनिका बेलुची ने निभाया है। 194 2021 में 66वें डेविड डी डोनाटेलो समारोह में बेलुची को उनके करियर की उपलब्धियों के लिए डेविड स्पेशल अवार्ड मिला। 195 उन्होंने मार्टिन कैंपबेल की एक्शन थ्रिलर मेमोरी 2022 में लियाम नीसन और गाय पियर्स सहित कलाकारों की टुकड़ी के हिस्से के रूप में सहअभिनय किया, जिसमें उन्होंने एक बेईमान रियल एस्टेट मैग्नेट डेवाना सीलमैन की भूमिका निभाई। 196 वह शुरू में प्रतिपक्षी के व्यक्तित्व के द्वंद्व में रुचि रखती थी, जिसे वह निभाएगी, और वह अपनी शारीरिक उपस्थिति के आधार पर टाइपकास्टिंग से बचना चाहती थी, जिसे उसने अतीत में अनुभव किया था। 197 एंटरटेनमेंट वीकली के आलोचक लियाह ग्रीनब्लाट के अनुसार मेमोरी सीसे के संवाद और बी मूवी क्लिच में लिपटी हुई है। 198 2022 में बेलुची ने लंदन के हर मैजेस्टीज थिएटर, 199 पेरिस के चैटलेट थिएटर और इस्तांबुल और लॉस एंजिल्स के स्थानों पर मारिया कैलास लेटर्स एंड मेमोयर्स का प्रदर्शन किया। 62 जनवरी 2023 में 58 वर्ष की आयु में बेलुची ने न्यूयॉर्क शहर के बीकन थिएटर में नाटक का प्रदर्शन किया। 192 2023 में इरेवर्सिबल को याद करते हुए बेलुची ने द न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि उनके अपराधपूर्ण फिल्मों में अभिनय के दिन पीछे छूट गए हैं, क्योंकि वह एक माँ है। 105 2023 में बेलुची ने बीटलजुइस में डेलोरेस बेतेल्यूज की पूर्व पत्नी और फिल्म की खलनायिका के रूप में अभिनय करने के लिए बातचीत शुरू की। 200 उन्होंने लेटर्स एंड मेमोयर्स में कैलास की व्याख्या के लिए 2024 में वृत्तचित्रों में वर्ष के नायक के लिए नास्त्रो डिअर्जेंटो पुरस्कार जीता। 201 अन्य गतिविधियों 2010 में बेलुची ने लैरिसा कोंड्राकी की बायोपिक ड्रामा थ्रिलर द व्हिसलब्लोअर में लॉरा लेवियोनी का किरदार निभाया, जिसे मुख्य रूप से रोमानिया में फिल्माया गया था और इसमें एक विशाल मानव तस्करी नेटवर्क को दर्शाया गया था, जिसे 1999 में युद्ध के बाद बोस्निया और हर्जेगोविना में खोजा गया था। 160 ले मोंडे की हेलेन डेली ने बेलुची के चरित्र को एक जिद्दी, असंवेदनशील सिविल सेवक के रूप में वर्णित किया। 161 व्हिसलब्लोअर को मिश्रित आलोचनात्मक स्वागत मिला। 162 163 बेलुची ने 7 महीनों में 3 फिल्में बनाईं। ये थीं जियोवानी वेरोनेसी की द एजेस ऑफ लव, फिलिप गैरल की ए बर्निंग हॉट समर और बहमन घोबादी की राइनो सीजन। 164 कॉमेडी एंथोलॉजी फिल्म द एजेस ऑफ लव 2011 के तीसरे खंड में बेलुची ने रॉबर्ट डी नीरो के साथ अभिनय किया, जिन्होंने रोम में रहने वाले एक तलाकशुदा अमेरिकी कला इतिहास के प्रोफेसर की भूमिका निभाई, जो बेलुची के चरित्र वियोला के प्यार में पड़ जाता है। 165 डी नीरो बेलुची के साथ काम करने से खुश थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन पर अपना जादू चलाया और उन्होंने यह भूमिका इसलिए स्वीकार की क्योंकि वह उनके साथ अभिनय करना चाहते थे। इसे बेलुची के दूसरे बच्चे के जन्म के 2 महीने बाद फिल्माया गया था। एक सुधारित दृश्य में डी नीरो बेलुची के सामने एक स्ट्रिप्टीज करते हुए दिखते हैं, जो 1963 की फिल्म यस्टरडे टुडे एंड टुमारो के एक दृश्य को उलट देता है। 73 109 SBS ऑस्ट्रेलिया की पत्रकार हेलेन बार्लो ने कहा कि बेलुची ने चरित्र में अपना स्वाभाविक संतुलन और अनुग्रह लाया और एक उदासीन न्यूनतम प्रदर्शन के साथ आश्चर्यचकित किया। 166 बेलुची मुस्कुराती हुई और काले रंग का टॉप पहने हुए।
2014 के कान फिल्म महोत्सव में बेलुची। 2014 में बेलुची एलिस रोहरवाचर की द वंडर्स में मिल्ली कैटेना के रूप में दिखाई दी, जो एक टेलीविजन प्रतियोगिता की होस्ट थीं। 167 फिल्म में, जो आत्मकथात्मक पहलुओं को कल्पना के साथ जोड़ती है, बेलुची के चरित्र को एक बुतपरस्त पुजारी के रूप में दर्शाया गया है, जो विस्तृत कपड़े पहने हुए है और प्राचीन आकृतियों से घिरी हुई है। 168 द वंडर्स को समीक्षकों द्वारा प्रशंसित किया गया और 2014 के कान फिल्म फेस्टिवल में ग्रांड प्रिक्स अवार्ड जीता। 167 2015 में बेलुची ने कनाडाई ड्रामा फिल्म विले मैरी में सोफी बर्नार्ड के रूप में अभिनय किया, जिसे गाय एडोइन ने निर्देशित किया था। फिल्म बर्नार्ड की यात्रा का पता लगाती है। 170 फिल्म को आमतौर पर सकारात्मक समीक्षा मिली और बेलुची के प्रदर्शन की सर्वसम्मति से प्रशंसा की गई। 169 171 बर्नार्ड के अपने चित्रण के लिए बेलुची को डबलिन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में डबलिन फिल्म क्रिटिक्स सर्कल से सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला। 172 50 साल की उम्र में बेलुची जेम्स बॉन्ड फिल्म फ्रेंचाइजी में उस समय की सबसे उम्रदराज बॉन्ड गर्ल बन गईं। उन्होंने सैम मेंडेस की स्पेक्ट्रे 2015 में लूसिया सियारा का किरदार निभाया। बेलुची शुरू में मेंडेस के प्रोजेक्ट को लेकर संशय में थे, लेकिन उन्होंने तर्क दिया कि जेम्स बॉन्ड फिल्म में एक परिपक्व महिला को कास्ट करना अभिनव होगा। 173 बेलुची ने जेम्स बॉन्ड लेडी के रूप में परिभाषित की गई भूमिका को चित्रित करने वाली पहली व्यक्ति होने पर संतुष्टि महसूस की। 73 स्पेक्ट्रे को आलोचकों से मिश्रित समीक्षाओं के साथ रिलीज किया गया था, हालांकि ब्रिटिश प्रेस ने अधिक सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। 174 फिल्म ने 250 से 300 मिलियन डॉलर के प्रोडक्शन बजट के मुकाबले दुनिया भर में 880 मिलियन डॉलर की कमाई की। 175 176 वैरायटी के गाय लॉज ने बेलुची को विश्व सिनेमा में सबसे बेचैन दुनिया घूमने वाले सितारों में से एक कहा। 177 2016 में बेलुची ने अमेरिकी कॉमेडी ड्रामा स्ट्रीमिंग टेलीविजन सीरीज मोजार्ट इन द जंगल के तीसरे सीजन में एक अतिथि भूमिका निभाई थी, जो ब्लेयर टिंडल के संस्मरण मोजार्ट इन द जंगल, सेक्स, ड्रग्स एंड क्लासिकल म्यूजिक का रूपांतरण था, जिसमें उन्होंने एलेसेंड्रा, एक ओपेरा गायिका और न्यूयॉर्क सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर रोड्रिगो गेल गार्सिया बर्नल की नवीनतम सहयोगी की भूमिका निभाई थी। 178 वैरायटी के निक विवरेली ने बेलुची को अंतर्राष्ट्रीय स्टार पावर वाली इतालवी अभिनेत्री कहा। 179 बेलुची ने फिल्म ऑन द मिल्की रोड 2016 में नेवेस्टा का किरदार निभाया। 180 एक रोमांस जो 1990 के बोस्नियाई युद्ध के दौरान सेट है और जिसकी मुख्य भूमिका फिल्म के निर्देशक एमिर कुस्तुरिका ने निभाई थी। 181 बेलुची ने कहा, मैंने एक अभिनेत्री बनने का फैसला किया, राजनीतिज्ञ नहीं। मैं अपनी कलात्मक पसंद के माध्यम से राजनीतिक विकल्पों को याद करती हूं। 180 कुस्तुरिका ने बेलुची से सर्बियाई भाषा में उनके संवाद सीखने को कहा। 182 उन्हें सुंदरता और हिंसा की भूमि में चुनौतीपूर्ण उत्पादन स्थितियों के अनुकूल होना पड़ा। कुस्तुरिका को फिल्मांकन के दौरान बहुत मानसिक पीड़ा हुई, जो 4 गर्मियों तक चली। 73 हॉलीवुड रिपोर्टर के नील यंग ने कहा कि गोल्डन लायन नामांकित फिल्म के दृष्टिकोण में बारीकियों का अभाव है। 183 फिल्म में उनके प्रदर्शन ने उन्हें नास्त्रो डिअर्जेंटो यूरोपीय सिल्वर रिबन अवार्ड दिलाया, जो 1 जुलाई 2017 को सिसिली के ताओरमिना के प्राचीन थिएटर में आयोजित किया गया था। 184 2017 में बेलुची मार्क फ्रॉस्ट और डेविड लिंच की टेलीविजन श्रृंखला ट्विन पीक्स के तीसरे सीजन में दिखाई दिए। 185 उसी वर्ष बेलुची को सैन सेबेस्टियन अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में मानद डोनोस्टिया पुरस्कार मिला। 186 2018 वर्तमान हालिया करियर बेलुची ने लाल सीक्विन ड्रेस पहनी हुई है। 2018 में बेलुची 2018 में मोनिका बेलुची ने ऑस्ट्रेलियाई कॉमेडी साइंस फिक्शन हॉरर फिल्म नेक्रोट्रॉनिक में एक प्रमुख भूमिका निभाई, जिसमें उन्होंने एक नेक्रोमेंसर
और राक्षसी आत्माभक्षक की भूमिका निभाई। फिल्म के अपने मूल्यांकन में द हॉलीवुड रिपोर्टर के स्टीफन डाल्टन ने कहा कि बेलुची ने अपने दिवा चरित्र को ओपेराटिक कैंपवैम्प प्रदर्शन के माध्यम से चित्रित किया, लेकिन उनकी अभिनय शैली टिम बर्टन और गिलर्मो डेल टोरो की फिल्मों के लिए सबसे उपयुक्त होगी। 187। इसके अलावा 2018 में बेलुची फ्रांस 2 कॉमेडी टेलीविजन सीरीज डिक्स% 10% के तीसरे सीजन में दिखाई दी, जिसमें उन्होंने खुद का मजाक उड़ाया। 188 अच्छी तरह से प्राप्त शो का नाम बदलकर कॉल माई एजेंट कर दिया गया था। 189 क्लाउड लेलॉच की फिल्म द बेस्ट ईयर्स ऑफ ए लाइफ 2019 में, जो नॉर्मैंडी में सेट है, बेलुची ने जीन लुई ड्यूरोक, जीन लुई ट्रिंटिगेंट की बेटी एलेना के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाई थी। 190 फिल्म को सकारात्मक आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं मिलीं। 191 दोस्तों 7 मार्च 2003 इसकी रिलीजिंग डेट थी और 100 मिलियन का इसका बजट था। इस मूवी ने जो कलेक्शन दिया था वो 85 मिलियन के तकरीबन ऊपर ही दिया था। बाकी मूवी डिजास्टर रही थी, लेकिन जब इसे टीवी पर और जगह रिलीज़ किया गया तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस इसने किया था। बाकी बजट के हिसाब से तो ये हिट रही थी, बाकी बॉक्स ऑफिस पर थोड़ा कलेक्शन कम किया। बाकी मैंने पूरी जानकारी इस मूवी के बारे में बता दी है, स्टोरी भी आपको बता दी है। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपको वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा।